Dear students of class 6, I am starting your new chapter number 4, sorting material into groups. sorting material into groups का क्या मीनिंग होता है कि हम लोग अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग मटेरियल को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, ताकि उन्हें फाइंड आउट करना इजी हो, उनकी प्रॉपर्टीज़ को समझना इजी हो, ठीक है। तो जैसे अब आगे आपको मैं बहुत सारे एग्जांपल बताऊंगी जिसके थ्रू पता चलेगा आपको कि सॉर्टिंग मटेरियल का मतलब क्या होता है, कि चीज़ों को क्लासीफाई करना, चीज़ों की ग्रुपिंग करना। लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स दैट आर राउंड इन शेप। सबसे पहले आप ये देखो कि आपके आसपास कौन से ऑब्जेक्ट हैं जिनकी राउंड शेप है, मतलब सर्कुलर शेप है, ठीक है। लिस्ट में इंक्लूड रबर बॉल, फुटबॉल, ग्लास मार्बल। अब आप रबर बॉल से भी खेलते हो, फुटबॉल से भी खेलते हो और मार्बल से भी खेलते हो, तो आप ऑब्जर्व इजली कर सकते हो कि दे आर राउंड इन शेप। तो हम शेप्स के बेसिस पे चीज़ों को क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे कुछ सर्कुलर होती हैं, कुछ ट्रायंगुलर होती हैं, कुछ स्क्वायर होती हैं, कुछ रेक्टेंगुलर होती हैं। तो वी कैन क्लासीफाई थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स. If we include objects that are nearly round, our list also include the objects like apple, orange, earthen pitcher. earthen pitcher किसको बोलते हैं? आपके घर में मटका होगा, मम्मी ने पानी के लिए रख रखा होगा, ठीक है, उसको बोलते हैं earthen pitcher. तो इस तरह से अगर हम राउंड की बात करें तो आप एप्पल खाते हो, ऑरेंज खाते हो, तो उनकी शेप को ऑब्जर्व करो. इफ़ वी मेक अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक. अब आपके घर में प्लास्टिक की बहुत सारी चीज़ें होंगी, ठीक है, तो आप चाहो तो डिपेंडिंग अपॉन कि वो चीज़ किसकी बनी हुई है, प्लास्टिक की बनी हुई है, मेटल की बनी हुई है, ग्लास की बनी हुई है, आप उस बेसिस पे भी चीज़ों को ग्रुप कर सकते हो, ग्रुपिंग कर सकते हो. जैसे आपके घर में बकेट है, ठीक है, जिसमें आप पानी डाल के नहाते हो, ठीक है. मम्मा कई बार किचन वगैरह में भी बकेट यूज़ करती होगी टू वॉश द यूटेंसिल्स, अपने बर्तन वगैरह धोने के लिए. तो इस तरह से जो बकेट्स होती हैं दे आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक. आप स्कूल में लंच बॉक्स लेकर आते हो, दे आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक. टॉयज़ हैं आपके, खिलौने, कई टाइप के वाटर कंटेनर होते हैं जिसमें हम पानी स्टोर करके रखते हैं, हमारे पाइप्स हो गए. तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं आपके घर में दैट आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक. तो आप उनकी ग्रुपिंग कर सकते हो कि दीज ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक. If we make a group of objects on the basis of their shapes or material they are made from, all the objects around us are made of one or more material. अब अगर शेप के बेसिस पे करेंगे तो भी बता दिए अलग अलग शेप्स के ऑब्जेक्ट्स होते हैं. दे कैन बी ट्रायंगुलर, दे कैन बी राउंड, दे कैन बी रेक्टेंगुलर. और अगर किस चीज़ के बने हुए हैं उस पर डिपेंड करता है. तो हमारी चीज़ें अलग अलग मटेरियल से बनी हुई हैं, लाइक दे आर मेड अप ऑफ ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मड, सॉइल. तो इस तरह से दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल. तो इस तरह से हम उनकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. जैसे आपकी बुक में जो है वो 26 और 27 टेबल बनी हुई है, तो आप उसमें देखो तो उसमें भी इसी तरह से ग्रुपिंग की हुई है, ठीक है. तो आप बहुत ईजिली जो है उसको देख के समझ सकते हो. 26 और 27 पेज में 26 और 27 एक्टिविटी को देख के, जैसे आपका ऑब्जेक्ट, आपके घर में प्लेट्स हैं, ठीक है, तो वो प्लेट्स किसकी बनी हुई हैं? स्टील की भी बनी हुई है, ग्लास की भी बनी हुई है, प्लास्टिक की भी बनी हुई है. तो आप प्लेटों को अलग अलग कर लो कि कौन सी स्टील की बनी है, कौन सी ग्लास की बनी है, कौन सी प्लास्टिक की बनी है. आप घर में पेन यूज़ करते हो तो पेन मेटल के भी बने होते हैं, प्लास्टिक के भी बने होते हैं. तो आप देखोगे तो आप पेन को क्लासीफाई कर सकते हो कि ये पेन मेरा प्लास्टिक है, उनकी अलग ग्रुपिंग कर दो, और ये चीज़ें मेरी मेटल की बनी हुई, ये वाले पेन मेरे मेटल के बने हुए, तो उनकी आपने अलग अलग सा एक ग्रुप बना लिया, ठीक है. तो इस तरह से आप थिंग्स को क्लासीफाई कर सकते हो. ऐसे आपके घर में बहुत सारी चीज़ें वुड की बनी हुई हैं, तो आप देखोगे कि चेयर है, टेबल है, वो आपकी वुड की बनी हुई हैं, ठीक है. और आपकी बुक्स हैं, नोटबुक्स हैं, न्यूज़पेपर हैं, वो पेपर के बने हुए हैं. कैलेंडर है, पेपर का बना हुआ है. आपके शूज़ वगैरह हैं, लेदर के बने हुए हैं. अब मैंने प्लास्टिक की बहुत सारी चीज़ें बताई थी, तो वो आप देख लो, बकेट्स हो गई,
और आपकी कई टाइप के घर में जो आप ओवन वगैरह में यूज़ करते हो यूटेंसिल्स, वो भी प्लास्टिक के बने होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप उन्हें क्लासीफाई कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ विच द मटेरियल इज मेड अप ऑफ। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। हैव यू एवर सीन कुकिंग यूटेंसिल मेड अप ऑफ पेपर और क्लॉथ? आपने कभी कोई ऐसा कुकिंग यूटेंसिल देखा है, कोई बर्तन देखा है जिसमें मम्मा खाना बनाती है और वो पेपर या क्लॉथ का बना हुआ है, कपड़े का बना हुआ है? वाई डू वी नीड अ स्पेसिफिक मटीरियल टू मेक अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट? अब हमें एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बनाने के लिए एक पर्टिकुलर टाइप का मटीरियल चाहिए। वी चूज अ मटीरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग अपॉन इट्स प्रॉपर्टीज एंड द पर्पज फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज टू बी यूज्ड। ठीक है, अब ये जो भी चीज़ हम बनाते हैं उसके वो किस पर्पस के लिए बना रहे हैं। ठीक है, जैसे आपने यूटेंसिल बनाना है, बर्तन बनाना है, तो आपको गैस पे रखोगे तो वो हीट को ट्रांसफ़र करने वाला होना चाहिए, ताकि जिस ऑब्जेक्ट को, जिस यूटेंसिल को, जिस बर्तन को आपने गैस के ऊपर रखा है, गैस स्टोव के ऊपर रखा है, वो जो गैस स्टोव जो हीट दे रहा है वो उस मटेरियल के थ्रू उस फूड तक पहुंचनी चाहिए जिस फूड को हमने कुक करना है, तभी तो वो फूड कुक होगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो यूटेंसिल ऐसी चीज़ का बना होना चाहिए जो हीट को कंडक्ट कर सके, हीट को पास कर सके आपके फूड तक, ताकि फूड कुक हो सके। तो डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टीज एंड डिपेंडिंग अपॉन द पर्पज फॉर विच द फूड इज टू बी यूज्ड और द ऑब्जेक्ट इज टू बी यूज्ड, ये दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता है कि वो ऑब्जेक्ट हमारे कौन से मटेरियल का बना होगा। सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। नाउ आई एम डिस्क्राइबिंग सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज। पहला है अपीयरेंस। मटेरियल यूजली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन, आयरन appears different from copper or aluminium. At the same time, there may be some similarities between iron, copper and aluminium that are not there in wood. अब आप वुड को देखते हो, लकड़ी को देखते हो, तो लकड़ी जो है वो आपको कैसे नज़र आती है, ठीक है। और अगर आप आयरन को देखो, आयरन मतलब आयरन की बनी हुई कई चीज़ें होती हैं आपके घर में, जैसे आप कूलर यूज़ करते हो, ठीक है, तो आपका कूलर जो है वो आयरन का बना होगा। या आप रोड्स वगैरह देखो, अगर घर में कोई पड़ी है आयरन रोड, तो अपने पापा मम्मी से बोलो कि मुझे आयरन की बनी हुई आयरन रोड दिखाओ, ठीक है। तो आप देखोगे कि आयरन जो है वो वुड से बिल्कुल अलग है, लेकिन आयरन कुछ हद तक कॉपर और एल्यूमिनियम से मिलता जुलता है, ठीक है। आपके घर में एल्यूमिनियम के बर्तन मिल जाएंगे, मम्मा से बोलो एल्यूमिनियम के बर्तन दिखाओ मुझे, यूटेंसिल्स जिसे बोलते हैं, ठीक है। कॉपर का भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा आपको घर पे, मम्मा को बोलना कॉपर का भी दिखा सकते हैं और एल्यूमिनियम का भी दिखा सकते हैं आपको। अब अगर हम वुड से कंपेयर करें तो ये कॉपर, एल्यूमिनियम और आयरन, इनकी अपीयरेंस वुड से बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये तीनों हार्ड है, ठीक है, वुड के कंपैरेटिवली हार्ड है, ठीक है। और उनकी मतलब ये ज़्यादा टाइम तक सस्टेन रहते हैं, ज़्यादा टाइम तक इनकी लाइफ होती है, जबकि लकड़ी की बनी हुई चीज़ जल्दी टूट जाती है, ठीक है। तो इस तरह से ये तीनों कॉपर, आयरन और एल्यूमिनियम, ये तीनों कहीं ना कहीं से एक है। क्या एक है कि वो तीनों एक ही जैसे, उनकी कोई ना कोई प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैच करती हैं। जैसे ये तीनों में से हीट पास ऑन हो सकती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट जो बनाते हैं वो ऐसे मटेरियल का बनाते हैं जिससे उसका पर्पस कवर हो सके, ठीक है। तो हम एल्यूमिनियम के भी बर्तन यूज़ करते हैं घर में, ठीक है, कुकिंग वगैरह के पर्पसेस से। तो उसमें क्या होता है, हीट कंडक्ट हो सकती है। ऐसे कॉपर में से भी हीट कंडक्ट हो सकती है, ऐसे आयरन में से भी हीट कंडक्ट हो सकती है, लेकिन वुड में से हीट कंडक्ट नहीं हो सकती। वुड जो है, लकड़ी जो है, वो हीट को पास ऑन नहीं होने देता, ठीक है। तो इस तरह से वुड काफ़ी हद तक आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम से अलग है। अब आपने क्या करना है, वुड, कॉपर वायर, आयरन रोड और चौक लेना है, थोड़ा सा चौक जिससे आप बोर्ड पे लिखते हो। इफ़ यू कट द शाइनी मटेरियल इनटू 2 pieces, you will observe that surface of some dull appearing objects. For example, if a copper wire or an iron rod is cut, it appears shiny,
while it does not happen in case of wood or chalk. अब इसमें अपीयरेंस की भी बात है, मतलब देखने में कोई चीज़ शाइन करती है कि नहीं करती है। तो आप क्या देखोगे कि वुड, कॉपर वायर, आयरन रोड और चौक, अगर इनको हम थोड़ा थोड़ा कट करें तो इसमें आपकी कॉपर वायर, आयरन रोड और कॉपर वायर और आयरन रोड तो आपकी कट करने पर शाइन करेंगी, लेकिन वुड और चौक बीच में से कट करने पर भी कहीं शाइन करता हुआ आपको नहीं दिखेगा। तो इस तरह से अपीयरेंस वाइज भी जो आपके मैंने 3 चीज़ें बताई थी, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सेम है अपीयरेंस वाइज भी, मतलब वो कट करने पर कहीं ना कहीं शाइन करते हुए दिखेंगे आपको, लेकिन वुड और चौक जो है वो आपको शाइन करते हुए नहीं दिखेंगे। तो इस तरह से मटेरियल्स विद शाइनी सरफेस, जिनका शाइनिंग सरफेस होता है उन्हें हम मेटल बोलते हैं। दे आर यूजुअली मेटल्स। द कैरेक्टरिस्टिक शाइन ऑफ मेटल इज कॉल्ड लस्टर। और जो मेटल शाइन करती हैं उनकी इस कैरेक्टरिस्टिक को बोलते हैं लस्टर, मतलब द मेटल्स आर लस्ट्रस इन नेचर, और वी कैन से दैट मेटल्स शाइन। मेटल शाइन करती हैं, उनकी चमक होती है। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स। ठीक है। अदर मटेरियल सच एज वुड, प्लास्टिक, चौक, दे आर नॉन लस्ट्रस, उनकी कोई शाइन नहीं होती। इंस्टेड ऑफ कटिंग यू कैन रब द सरफेसिस ऑफ मटेरियल विद सैंड पेपर टू सी इफ इट हैज़ लस्टर। अगर आप कट ना करना चाहो तो आप सिर्फ रब करके भी देख सकते हो। आप सैंड पेपर इजीली अवेलेबल होता है मार्केट में, अगर आप उसे ले लो तो आप अगर सरफेस को रब करोगे तो जो सरफेस रब करने पर शाइन करे इसका मतलब वो लस्ट्रस है, एंड दे आर यूजुअली मेटल्स। और जो शाइन ना करे इट मीन्स दे आर नॉन लस्ट्रस एंड दे आर नॉन मेटल्स। सम मेटल्स ऑफन लूज देयर शाइन एंड अपीयर डल because of the action of air and moisture on them, but their freshly cut surfaces show their characteristic shine. Thus material can be grouped as lustrous or non-lustrous. अब मेटल्स के केस में भी अगर हम बात करें ना, जैसे हम गोल्ड की ज्वेलरी बनाते हैं, हम ज्वेलरी जो पहनते हैं वो गोल्ड की पहनते हैं, तो उसमें जब हम नया नया ख़रीद के लाते हैं गोल्ड की ज्वेलरी तो वो शाइन करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद, कुछ टाइम बाद उनकी शाइन जो होती है वो कम हो जाती है। उसका रीज़न क्या होता है, उनका जो सरफेस होता है वो एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, जिसकी वजह से उनकी शाइन ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर हम ज्वेलर के पास जाएं तो ज्वेलर क्या करेगा, उन्हें वॉश करके देगा, उनकी प्लेटिंग करके देगा, जिससे उनके ऊपर शाइन वापस आ जाती है। तो इस तरह से अगर फ्रेशली कट सरफेसेस होंगे किसी भी चीज़ का, किसी भी मेटल का फ्रेशली कट सरफेस होगा तो वो बहुत ज़्यादा शाइन करेगा। इस तरह से हमने मटेरियल को 2 ग्रुप में डिवाइड कर रखा है, लस्ट्रस एंड नॉन लस्ट्रस। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है हार्डनेस। अब हार्डनेस इज द अदर प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। सम मटेरियल आर वेरी डिफिकल्ट टू कंप्रेस, सच मटेरियल आर सेड टू बी हार्ड। अब कुछ मटेरियल्स को आप प्रेस करते रहो, दबाते रहो, लेकिन वो कहीं भी दबेगा नहीं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्ड है। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल वुड इज़ हार्ड टू कंप्रेस। आप वुड को कितना भी कंप्रेस कर लो, कितना भी दबा लो, वो हार्ड है तो वो कंप्रेस नहीं होगा, नहीं दबेगा। ऐसे ही आप बात करो डायमंड की। डायमंड इज़ द हार्डेस्ट नोन मटेरियल। डायमंड जिसकी ज्वेलरी बनती है, स्पेशल कट्स देने पर बहुत ज़्यादा शाइन करता है डायमंड। ठीक है। वो इतना ज़्यादा हार्ड होता है कि इट कैन कट ग्लास, कि वो आपकी ग्लास को भी कट कर देगा। ठीक है। ग्लास की बनी हुई कई चीज़ें होती हैं ना, शीशे की बनी हुई कई चीज़ें होती हैं, तो डायमंड इज़ सो हार्ड दैट इट कैन कट द ग्लास। तो इस तरह से ये क्या है, हमारे हार्ड मटेरियल्स हैं। आयरन इज़ अनदर हार्ड मटेरियल। आयरन जो है वो भी बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। आयरन इज़ मेटल, तो आयरन भी बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। सम मटेरियल्स कैन बी इजली कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड। अब कई मटेरियल होते हैं जिन्हें आप बहुत इजली कंप्रेस कर सकते हो या स्क्रैच कर सकते हो। सच मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड इजली आर कॉल्ड सॉफ्ट। अब जिन मटेरियल को आप इजली कंप्रेस कर दो, ठीक है, या स्क्रैच कर दो, उन्हें आप क्या बोलते हो, सॉफ्ट मटेरियल बोलते हो। आपके घर में कॉटन होगी, आप कॉटन यूज़ करते होगे अलग अलग पर्पसेस के लिए,
ठीक है। तो कॉटन को आप प्रेस करो, हल्का सा प्रेस करने पर ही वो दब जाएगी आपके हाथ में, इट मीन्स इट इज़ वेरी सॉफ्ट। सर्टन सॉफ्ट सॉलिड कैन बी इजिली पावर्ड बाय जस्ट प्रेसिंग, तो इनको हम प्रेसिंग इजिली कर सकते हैं, इनको आसानी से दबा सकते हैं। चौकी से सॉफ्ट मटेरियल आप हाथ में लोगे, बीच में से ऐसे आप हल्का सा प्रेशर डालोगे, वो टूट जाएगा, तो चौक इज़ वेरी सॉफ्ट। इसी तरह से कॉटन है स्पोंज, ठीक है, स्पोंज को आप प्रेस करोगे, उसके अंदर हवा भरी होती है, वो प्रेस हो जाएगा, वापस छोड़ोगे दोबारा फूल जाएगा। तो इस तरह से दीज आर वेरी सॉफ्ट मटेरियल। तो वी कैन क्लासीफाई द थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ हार्डनेस, वेदर दे आर सॉफ्ट और वेदर दे आर। नेक्स्ट इज टेक्सचर। Texture is another property that can be used to sort material into groups. Certain material like glass, silk, mirror, etc. are smooth, whereas other material like rocks, sand bricks, etc. are rough to touch. अब हाथ लगाने पर आपका मटेरियल स्मूथ है या फिर हार्ड है, मतलब रफ है, खुरदरा सा है, ठीक है, तो उसके बेसिस पे भी आप मटेरियल की ग्रुपिंग कर सकते हो, सॉर्टिंग कर सकते हो। सॉर्टिंग करना मतलब उनको अलग अलग करना, ठीक है। जैसे अभी मैंने बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिया आपको, हार्डनेस, सॉफ्टनेस, लस्ट्रस, नॉन लस्ट्रस। तो इसी तरह से टेक्सचर, टेक्सचर की बेसिस मतलब वो वेदर इट इज स्मूथ और रफ। तो अगर हाथ लगाने पर स्मूथ फील हो तो वो, जैसे आपका ग्लास हो गया, स्मूथ बहुत ज़्यादा होता है, सिल्क होता है बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है, मिरर जो आप घरों में यूज़ करते हो अपने हाउसेस में, जिसके आगे आप अपना कंघी वगैरह करते हो, कॉम्ब वगैरह करते हो, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें क्या है आपकी बहुत ज़्यादा स्मूथ है। अगर आप बात करो रॉक की, ठीक है, रॉक जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा रफ होती है, ठीक है। सैंड ब्रिक्स, ठीक है, तो जैसे ईंट वगैरह पे हाथ लगाओ बहुत ज़्यादा रफ होती है, ब्रिक्स जिसे बोलते हैं। तो इस तरह से वी कैन ऑल्सो सॉर्ट द मटेरियल, वी कैन ऑल्सो क्लासीफाई द मटेरियल, वी कैन ऑल्सो ग्रुप द मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर। तो आज का लेक्चर बेटा आपका यहीं तक ही है, आपने इसको वेल प्रिपेयर करना है, विद रिटन प्रैक्टिस नोट्स रेडी करने हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उसे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो। ओके, थैंक यू।